हाँ जी, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था ये बताओ। करंट पढ़ा था एंड करंट फ्लो इन सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर टू मोबिलिटी, नंबर थ्री करंट, नंबर फोर करंट डेंसिटी, और एक और टर्म थी, कौन सी थी किशन? रिलैक्सेशन टाइम। यही चीजें थी ना। एक सॉलिड कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, फाइनल रिजल्ट क्या आया था किशन करंट का? NeAV दिस वाज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, N is number of free electrons here, E is charge of electron, A is area of the surface, cross sectional area, Vd is the drift velocity. It was like this is area A। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी? Vd delta T। ओके, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टो। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय वी डी, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, सो व्हाट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी किशन? इनकी डेफिनेशन क्या थी? मोबिलिटी क्या है? मैम मूवमेंट जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं तो उन्हीं की मूवमेंट को ही कहते हैं मोबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे है और कितना वो मूव कर पा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था किशन? मैं ई टाउ बाय एम। E tau by m. This small e is the charge of the electron, this capital is the electric field, tau is the relaxation time, m is the mass of the electron. And relaxation time की definition क्या थी किशन? रिलैक्सेशन टाइम क्या था? मैम नहीं, ये याद नहीं। नहीं याद है? रिलैक्सेशन टाइम वाज द टाइम बिटवीन द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कि जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और चार्जेस, इसमें समझाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, चार्जेस आर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे तो वहां पर कुछ एटम्स भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ फिक्स्ड आयंस भी है वहां पर जो कि सिचुएटेड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से जो मूव कर रहे हैं ये इनके साथ टकराएंगे, ये इनके रास्ते में आएंगे। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं दीज विल कोलाइड विद दीज फिक्स्ड आयंस। ठीक है, तो जो वो कॉलिजन के एक कॉलिजन से अगले कॉलिजन के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, एंड वी कैन से दैट एवरेज कॉलिजन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो वो बहुत माइनर लेवल पे हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज टाइम कितना लॉस किया कॉलिजन में। ठीक है, दैट इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम। एंड करंट डेंसिटी is represented by J, and this is the current flowing per unit area, J is equal to I by A। ठीक है, this was the current density and current formula was NeAVD। This was recap for yesterday's class. Now we will study current density. It is represented by J। इसका क्या फिजिकल मीनिंग क्या है आप लोग के हिसाब से करंट डेंसिटी का, ये बताइए। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बताओ किशन।
मैम एक पर्टिकुलर जगह में वो कितनी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। हम तरह तरह की करंट डेंसिटी निकालते हैं। आई मीन करंट डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम में हो गया, या फिर चार्ज डेंसिटी हो गया, या सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब इसकी क्या वैल्यू है। अगर फिजिक्स में मैं बात करूं तो हम हर एक क्वांटिटी की डेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैम क्योंकि जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे, और हाँ, इलेक्ट्रॉन्स अगर वेरी करेंगे तो जो करंट का फ्लो है, मतलब उसके अंदर, उस वायर के अंदर करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके ओके। तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने सही बोला, अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, सपोज ये एक स्फीयर है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि जब बल्क में मेरे पास चार्जेस है, या बल्क में मेरे पास कोई भी चीज है, बहुत ज्यादा चीज वहां एक स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चीज है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। हम डेंसिटी, डेंस उसी को बोलते हैं ना जो स्मॉल एरिया में लार्ज क्वांटिटी में हो। समझ में आई बात। तो उसकी वजह से फर्क क्या पड़ रहा है। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की सरफेस का मतलब कि एक सरफेस पे कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर वो ज्यादा है, कहां पर वो कम है, अगर ज्यादा है तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीजें यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं। सो J इज इक्वल टू I अपॉन A, and these are vector quantities, ठीक है। J is a vector quantity, and here we can write that I can be written as I is equal to J dot A, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, I भी वेक्टर ले रहे हैं यहाँ पर एंड J भी, ठीक है। सो I can be written as JA cos theta. सिमिलरली अमाउंट ऑफ करंट, अगर मैं इसको लिखूं व्हाट इट इज अमाउंट ऑफ करंट passing through unit cross section area of a conductor। जो ये वाला J है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं इसको कैसे कैसे लिख सकती हूँ, I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। नाउ इट विल डिपेंड ऑन थीटा, अगर थीटा यहाँ पर फैक्टर है तो करंट फ्लो कर रहा है वो थीटा पर डिपेंड करेगा ना। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कितना होगा, और अगर थीटा 0 डिग्री है तो कितना होगा। तो मिनिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब थीटा 90 डिग्री है। किस किस के बीच में 90 डिग्री है थीटा, यहाँ पर थीटा किसके बीच में है, बोलो। थीटा यहाँ पर किस किस क्वांटिटी के बीच में है, ये है जे और ए के बीच में, करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में। सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। नाउ करंट डेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, दिस एन कैप। ओके, ये क्या बताता है, एन कैप क्या बताता है, नॉर्मल। दिस इज शोइंग द परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। सो ये बता रहा है कि इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना है जे और ए के बीच में, जे एंड ए के बीच में, दिस इज ए नाउ। सो एंगल बिटवीन जे एंड ए इज 0 डिग्री। 0 डिग्री है ना, अरे हाँ कि ना। यस मैम। दिख तो रहा है ना, तुम लोग को सुनाई तो दे रहा है ना। यस मैम। योगेश एंड गौरव, आर यू देयर। यस मैम। तो बोल क्यों नहीं रहे हो।
एक ये सरफेस है, ठीक है। अब सपोज जो इसका ये वाला एरिया है इसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे कर दिया, दिख रहा है येलो कलर? नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा ले लेती हूँ। इस सरफेस को थोड़ा सा मैंने उठा दिया, ठीक है। अब इधर इसकी जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड करंट डेंसिटी इज स्टिल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो एरिया वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर बताता है ना, तो इसका परपेंडिकुलर पहले ऐसे था तो इस डायरेक्शन में था, अब ये ऐसे हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर समझ रहे हो? एरिया को मैंने थोड़ा सा इस सरफेस को मैंने टिल्ट किया तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी क्या चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज डी ए एंड दिस इज जे। अब यहाँ पर एक एंगल है थीटा। नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग आई इज इक्वल टू जे डी ए cos theta. So current is depending upon the theta between current density and area vector. So अगर ये जीरो है, सपोज इस एग्जाम्पल में मैंने बताया that I और J are having 0 degree angle between them. I is in this direction and J is in this direction and area vector is also in this direction. So here J and I, अब ये एरिया वेक्टर ये सेम है, ठीक है, मतलब n, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर टिल्ट नहीं किया है। J और A के बीच में कोई एंगल नहीं है। So here I can write I is equal to JA cos theta and theta is equal to 0 degree. So I can be written as only JA. So this is the maximum value of the current when we are talking in term of current density with the surface area A. समझ में आया? Yes, क्वेश्चन ma'am. समझ में आया? और अगर थीटा आ जाएगा बीच में तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो इट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इट इज मिनिमम व्हेन व्हेन मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 होगा और मिनिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब अब ये 90 डिग्री में कैसा केस बनेगा? ये सरफेस एरिया ए है, ठीक है, पहले ये था, अब इसको कंप्लीटली मैंने ऐसे ऐसे टिल्ट कर दिया, मतलब पहले ऐसे था, अब बिल्कुल मैंने 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से उसको घुमा दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या, करंट ऐसे निकल जाएगा, एरिया वेक्टर मेरा इधर है, डी ए, एरिया वेक्टर इधर है, तो इसमें से पास ही नहीं कर रहा ना, करंट इस एरिया से पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? 0। करंट फ्लोइंग इन दिस केस इज 0 डिग्री, सॉरी 0 एम्पियर। गॉट इट? तो इसके कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं। एंड J is a vector quantity, so I can write it as JXI cap plus JYK cap plus JZK, J cap and JZK cap, ठीक है। And area vector also can written as A is equal to AXI cap plus AY J cap plus AZ K cap. So finally I can be written as, इन दोनों का प्रोडक्ट है, JXAX plus JYAY plus JZAZ। तो अगर आप देखोगे इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, आपको J गिवन होगा, A गिवन होगा, अगर आपको I निकालना है तो क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है ना वेक्टर का कैसे करते हैं, पता है ना भाई? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। एंड I is equal to JA cos theta. So theta is between angle J and A, which can be written as theta is equal to 0 degree, then I is equal to I max. And if theta is equal to 90 degree, then I is minimum here, ठीक है।
So this is its representation. Now suppose question दे रही हूं मैं आपको, if J is equal to 2 ampere meter square, then find current through wire. करंट निकालना है इसके, इस वायर के थ्रू. कैसे निकालेंगे? एक वायर है, वायर में से करंट डेंसिटी जा रही है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसमें से करंट फाइंड आउट करो, क्या करंट आएगा बताओ. I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, है ना. वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें मुझे और कुछ थीटा वगैरह गिवन नहीं है, और वायर का सरफेस एरिया सर्कुलर है. ठीक है भाई, वायर को अगर मैं मैक्सिमाइज करके देखूं, जूम करके देखूं, तो वो ऐसा ही तो है, ऐसे तो इसमें फ्लो कर रहा है. तो ये सिलेंड्रिकल है, तो इसका ये सरफेस कितना है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर आई विल बी जे ए. जे इज 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर. सिंपल, ऐसे आपको करना है. ठीक है, तो सरफेस आपको गिवन होगा, वायर आपको गिवन होती है, इट मींस इट इज सर्कुलर ओनली. समझ में आया? अरे आया Yes, कि ma'am. नहीं आया बच्चों? आ गया मैम. आ गया तो बोलना चाहिए, आप लोग बोलते नहीं हो. अब हम ले रहे हैं एरियल केस, करंट डेंसिटी का. J is in this direction and this is X and dA. Area vector is also in this direction. If J is equal to Cx square, then find current in the wire. Find current in the wire. If J is equal to Cx square, then find current in the wire. कैसे find out करेंगे? Any idea? योगेश, किशन, गौरव? योगेश, योगेश चला गया क्या ऑन करके? अब मेरे को एक ऐसा केस गिवन है, ठीक है, जे वहां पर सी एक्स स्क्वायर गिवन है और मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल एक क्या किया मैंने, एक स्मॉल पार्ट लिया. ठीक है, स्मॉल पार्ट लेके उसका मैं उसमें करंट निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दूंगी. ये तरीका पता है ना आपको, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हम ऐसे ही करते थे कि अगर आपको कोई यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली कोई अगर आपको लार्ज फिगर गिवन है, तो हम क्या करते थे, उसका एक स्मॉल पार्ट लेके उसका इंटीग्रेशन कर देते थे और हमें क्वांटिटी मिल जाती थी. ठीक है, तो अब मान लो ये इंटरनल वाला एरिया है, ये वाला. सबसे पहले इसका करते हैं, इसका एरिया कितना है, इसकी रेडियस x गिवन है, तो एरिया कितना है, जो सरकमफेरेंस है, ये वाली सरकमफेरेंस की बात करते हैं. दिस इज 2 पाई x, लेट इट इज 2 पाई x, एंड dA इज इक्वल टू 2 पाई x dx हो जाएगा, तो ये निकल गया. ठीक है, एंड j इज इक्वल टू cx स्क्वायर, सो di इज इक्वल टू j dA cos थीटा. ये हमने पढ़ा था पहले, लेकिन यहाँ पर cos क्या है, 0 है. j और i दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा इज 0 हियर, सो cos थीटा cos 0 इज 1. ठीक है, सो di इज इक्वल टू cx स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx. इसका कर देंगे इंटीग्रेशन.
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, क्योंकि इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी रेडियस, स्मॉल सर्कुलर एरिया जो है उसकी रेडियस x है, और जो लार्ज है मतलब सेंटर से एंड आउटर तक, दिस इज कैपिटल R. सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, di इज इक्वल टू 2 पाई c इंटू 2 पाई x क्यूब dx, एंड I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c कांस्टेंट बाहर 2 पाई x क्यूब dx. इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई c इंटू x 4 by 4, and from the value 0 to r, integration from center to outer, that is r. So its answer will be 2 से 2 cancel out हो जाएगा, x की जगह हम r पुट कर देंगे. So it is c pi r4 by 2. This is its current density in this case. तो अगर आपको ऐसे भी एग्जांपल्स गिवन है तो कुछ भी नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन करना है. सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना है एरिया एंड करंट डेंसिटी का. एंगल क्या गिवन है वो आप देखिए, एंड जो अगर आपको ऐसे लार्ज पोर्शन गिवन है तो स्मॉल पोर्शन का निकाल लीजिए और देन उसको इंटीग्रेट कर दीजिए. अदरवाइज आपको सिर्फ वायर का दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, JDA cos थीटा. समझ में आया? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस मैम. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है, चलो बताओ, बहुत पढ़ते आए ओम्स लॉ, है ना? ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताओ. मैम रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के. क्या, दोबारा बताना. मैम जो वो करंट फ्लोइंग इन द वो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट फ्लोइंग इन द उसके इन द सर्किट के डायरेक्ट. हाँ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नो मैम, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट लगता है उसमें. ओके ओके, हाँ, तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? मैम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट. वेरी गुड, यस. तो बेसिकली हम पढ़ते क्या आए हैं 10th क्लास से, V इज इक्वल टू आई आर, है ना? V इज इक्वल टू आई आर हमने रटा हुआ है ये, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी क्या है वो हमें नहीं पता. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले राइट द डेफिनेशन ऑफ इट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. There are some of materials, किशन लिख ले, some of materials, for example, like metals or conductors, for which so its definition is there are some of materials for which current passing through them is proportional to the potential difference applied across them. ठीक है, which means I is directly proportional to V. Current passing through them is directly proportional to the potential difference applied across them. ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हम लिख भी क्या सकते हैं, V is equal to I. अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज R. दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस.
ओके ओके किशन। एंड अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, दैट v एंड i, ठीक है, सो इट इज अ लीनियर डिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज नोन एज स्लोप which is m. M is equal to tan theta and tan theta is equal to r here. मतलब अगर मैं देखूं, this equation is equal to y is equal to mx plus c. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जहां पर c क्या है, 0 है, ठीक है। x क्या है, i, y is equal to v here, x is equal to i here and m is equal to r here, ठीक है। m is what is representing, it is representing slope. मतलब स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं किशन, गौरव, किशन, योगेश? tan स्लोप theta. करते, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है। एंड this is y2, this is y1, this is x2 and this is x1. So slope is equal to here, y axis पे क्या है, v है, v2 minus v1 divide by i2 minus i1. So this is representing r, this slope is giving r. R is equal to delta v by delta I. Is it clear? अगर ये वी आई ग्राफ गिवन है तो अगर आई वी होगा तो क्या हो जाएगा, सपोज ये उल्टा हो गया आई एंड वी, और अब इसकी लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वी आई ग्राफ देख रहे हो या आई वी ग्राफ देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। अगर वी आई ग्राफ का स्लोप आपको आर दे रहा है तो आई वी का ग्राफ का स्लोप आपको 1/r देगा, ठीक है। दिस विल बी 1/r। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है इस वाली चीज को। और अगर ये रेजिस्टेंस दे रहा है तो ये 1/r क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। उल्टा होता है ना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का, यस और नो? Yes, ma'am. अगर रेजिस्टेंस रोक रहा है तो उसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या करेगा, फ्लो करने में हेल्प करेगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टेंस। सो r इज रेजिस्टेंस, सो 1/r इज कंडक्टेंस। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ r, ओम, इसको हम बोलते हैं ओम। एंड 1/r को क्या कहते हैं, MHO। ये उल्टा हो जाएगा मोहो और या फिर सीमेन, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं किशन? आ गया मैम। ठीक है। सो ग्राफ देख के अब एक बात बताओ, क्या सारे ही जो भी मेटल जो मटेरियल आप लेते हैं वो ओमिक होते हैं, मतलब ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, क्या सारे ही ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं? इज इट आइडियल केस? व्हाट डू यू से? नो मैम। बताओ। नहीं होते, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स चेंज देयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ वो अपनी कंडक्टेंस भी चेंज कर देते हैं और ओम्स लॉ को एक टाइम के बाद फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है फॉर गुड कंडक्टर्स, इट इज स्ट्रेट लाइन, तो कुछ टाइम के बाद ये ऐसे इस रास्ते को छोड़ के अपना खुद का कर्व करना शुरू कर देगी, कर्वी बना लेगी अपना नेचर, ठीक है। तो जब तक ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तब तक ही ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, और जस्ट जिस पॉइंट पर इसने ओम्स लॉ को सीज कर दिया, मतलब ओम्स लॉ को छोड़ के अपनी एक अलग कर्व बना ली इस स्ट्रेट लाइन के, देन एट दैट टाइम दिस कंडक्टर हैज बीन टर्न इनटू नॉन ओमिक मटेरियल, ठीक है, वो नॉन ओमिक हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है ओनली फॉर गुड कंडक्टर्स। एंड अगर ग्राफ दिया हुआ तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ओमिक है नॉन ओमिक है? ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, हाँ किशन क्या हुआ? कुछ आंसर दे रहा था। ठीक है। सो फॉर नॉन ओमिक के लिए ये बनता है ग्राफ 2 पॉइंट P and Q आई एम टेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, R पता चल रहा है ना मुझे,
बेसिकली इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q पर मुझे R देखना है, तो R at P इज नॉट इक्वल टू R at Q, ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर जो है रेजिस्टेंस वो अलग अलग है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन ओमिक। एंड आप कर्व देख के भी समझ सकते हो कि नॉन ओमिक है या ओमिक रेजिस्टेंस है। ओके, गॉट इट? यहां तक समझ में आई बात? आ यस गई मैम। ना? आ गई ना? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने अभी तक जो पढ़ा था लास्ट सॉलिड कंडक्टर में, वहां से जो हम आई पढ़े थे, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, वीडी का फॉर्मूला था ई ई टॉ बाई एम, ओके, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। अब इनसे मतलब सॉलिड कंडक्टर जो हमने केस लिया था वो एक सॉलिड वायर का लिया था ना, कि इसके अंदर की हमने सारी चीजें निकाली थी। अब ये देखेंगे कि इसके अंदर से इन क्वांटिटी से हम ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ वी आर स्टडीइंग डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। So first of all, I am writing that I is equal to N E A V D, ठीक है, and I know that V D is P E tau by M, तो इसको पुट कर देंगे N E A E E tau by M, ठीक है, ये समझ में आया? सिर्फ VD की वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पर। अब E is electric field here, E can be written as V by L, ठीक है, वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है ना, सो सॉरी पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv बाई डी आर, ये पढ़ा था ना, इंटीग्रेट करके इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर आप पुट कर दो I इज इक्वल टू एन ई ए ई इंटू वी टॉ बाई एम एल, ठीक है, सो ये क्या बना, एन ई स्क्वायर ए टॉ डिवाइड बाई एम एल इंटू वी। समझ में आ रही है? किशन, गौरव, योगेश, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइड बाई एम एल इंटू वी, ठीक है, एंड नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ये एक कांस्टेंट आ गया मेरे पास। नाउ आई कैन राइट v इज इक्वल टू, हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो ये इधर I है इधर V है, तो ये चीज क्या है, ये कुछ R से रिलेटेड है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से ओम्स लॉ की फॉर्म लिखूं, देन V इज इक्वल टू आई आर। अब ये R, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू आर वी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या मतलब, ये R है, ये क्या होना चाहिए 1 बाई आर, ताकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और V इज इक्वल टू आई आर हमें दे, ठीक है, so this constant is 1 by r and this can be written as ml n e square tau a into v, sorry I, so it can be written as v is equal to I r. Now this term is known as R, resistance, ठीक है, so R is equal to, this is constant value ml n e square tau into a, this is known as resistance, and this is the deduction of the Ohm's law from the solid conductor wire. समझ में आया? Is it clear? यस मैम। हाँ बोलो। मैम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो फिर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस ड्रिफ्ट मैम। वेलोसिटी बेसिकली वही है ना, मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ही ज्यादा क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी उतनी ही कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इजीली, तो
आर ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके मैम। ओके, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या थी ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो लिमिटेशंस क्या थी ये देखते हैं। इसके कुछ ग्राफ देखते हैं। अगेन वही वी आई, दिस इज थीटा एंगल, ठीक है। tan theta is equal to r is equal to v by I, or I can write it like this is angle, this is the line at temperature T2 and this is the line at the temperature T1। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, करता है कि नहीं करता है? क्या डिपेंडेंस है टेम्परेचर की रेजिस्टेंस पे? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? व्हाट यू वांट टू से? बढ़ेगा मैम शायद। बढ़ेगा। व्हाई? बताओ क्यों बढ़ता है? मैम सॉरी, घटेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो ज्यादा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो घटना मैम चाहिए। एरिया बढ़ जाएगा, मैम एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। बढ़ जाए? मैं यहाँ पे एरिया की बात नहीं कर रही ना, लेकिन मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। एरिया तो फिक्स है, एरिया तो मैम फिक्स है। वॉल्यूम सेम है तो एरिया कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा? बढ़ेगा तो एरिया तो बढ़ेगा ना। देखो टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो मूवमेंट ज्यादा करेंगे, मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो उनका कॉलिजन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो अपनी आधे से ज्यादा एनर्जी कॉलिजन। मैम उस कॉलिजन को कंट्रोल करने के लिए तो जो क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो ज्यादा स्पीड से बस एक ही तरफ दौड़ेंगे, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना उसकी। तो एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर मिलने कोई के फर्क बाद तो नहीं पड़ा, करंट आप की। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा। और फिर तो मतलब जैसे गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। और वायर्स क्या होती हैं, जो बाहर जो वायर्स हमारे घर तक आती हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है? उनपे हीट अप हो टेम्परेचर जाती का है मैम। फर्क पड़ता है कि नहीं पावर, पड़ता? मैम पावर पे डिपेंड करते हैं ये, आई स्क्वायर आर टी। ऐसे बोलते हैं ना, गर्मियों में क्या लोड ज्यादा लेने लगता है, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आते आते हमारे पास उसका कम हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने दे दिया, वो फिक्स्ड है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है कि इंटरनली उसको और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, वो टेम्परेचर से मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर से मैम एनर्जी मिल रही है और पोटेंशियल से भी मिल रही है, ठीक है। तो उनको जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो उतने ही ज्यादा मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो सारे ही मूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ ही करेंगे। मूवमेंट करें तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, तो कॉलिजन करके वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी वहीं पर लूज कर देंगे, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने गिवन है सिर्फ वो एप्लीकेबल होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम तक आएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है। और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी घटती है, इसलिए हम उनको यूज करते हैं, वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। और इंसुलेटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, जब आप बहुत हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तब हो सकता है कि उनमें क्या होता है कि एक दो इलेक्ट्रॉन क्या पास करे, एक दो इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड देर आर थिंग्स सुपर कंडक्टर, जिनको हम सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। सुपर कंडक्टर एक ऐसे टाइप के मटेरियल होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। सुपर कंडक्टर में हमें क्या चाहिए कि रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, और वो कब होती है, जब मैं किसी भी मेटल को, मतलब पर्टिकुलर मेटल को बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेकर जाऊं, मतलब उसको मैं -1000 डिग्री भी अगर टेम्परेचर दे दूं, -1000 डिग्री, मतलब समझ रहे हो बहुत कम, तो इसमें वो क्या एक बिहेव करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, वहां पर रेजिस्टिविटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में? मैम हाँ जी। मैम मरकरी को कैसे करोगे? उसका तो क्या? फिजिबल ही नहीं है।
मैम मरकरी तो हो ही नहीं सकता ना। अब समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैम मरकरी सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा कूल करना पड़ जाएगा और इतना कूल हम कर नहीं सकते मरकरी को। मरकरी की बात कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा हाँ, मरकरी में क्या हुआ? मैम उसे बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है और इतना ज्यादा हम ठंडा कर नहीं सकते। लिक्विड नाइट्रोजन से ज्यादा ठंडा थोड़ी कर देंगे हम किसी चीज मरकरी अलग चीज हो गई ना, मैं कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं, मरकरी कंडक्टर थोड़े है। हाँ, सो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या लिमिटेशंस होंगी इसकी अकॉर्डिंग टू यू? ओम्स लॉ वैसे बहुत लार्ज रेंज ऑफ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, बट स्टिल देयर आर सम काइंड ऑफ मेटल्स इन विच इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सो राइट इट डाउन। ओम्स लॉ is valid for a very large but still there are some materials which do not follow और उनको हम क्या कहते हैं? Excuse me, नॉन मैम। ओमिक मेटल कहते हैं। हाँ जी। मैम जो आपने टेम्परेचर रेजिस्टेंस की रिलेशन निकाले थे वो आपने आई स्क्वायर आर टी से निकाली थी क्या? क्या टेम्परेचर? और रेजिस्टेंस की जो आपने रिलेशन निकाली थी वो आपने आई स्क्वायर आर टी से निकाली थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो बेसिकली ओरिजिन जो ये है कॉन्सेप्चुअल, वो तो फॉर्मूला हो गया ना। कॉन्सेप्ट इसका ये है जो मैंने बताया है, वो आएगी वहीं से, लेकिन कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अभी फॉर्मूले पे मैं गई नहीं हूँ। ओके मैम। is to be proportional to I। जो ऐसे मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा कि इनका प्रोपोर्शनलिटी का जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। B इज I, सो ये ओम्स लॉ की कर्व है, लेकिन अगर नॉन ओमिक हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, देन दिस कर्व विल बी लाइक दिस। ठीक है, सो दिस, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, दिस इज द फॉर गुड कंडक्टर्स। एंड जो ये सॉलिड वाली लाइन है, दिस इज फॉर लीनियर ओमिक मेटल्स, जो लीनियर डिपेंडेंसी दिखाता है। ये लिख लो आप लोग, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक सेकंड पॉइंट है इसका, if I is reversed, I reverses its polarity of the potential, then current produced will be not in the same in magnitude as before. So I am saying that I am reversing its polarity. I am reversing polarity of the potential. पोटेंशियल अगर गिवन है, मैंने उसको उसकी जो उसकी पोलैरिटी उसको रिवर्स कर दिया, तो जो पहले मतलब बिफोर रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी द करंट वाज देयर, आफ्टर रिवर्सिंग इट विल बी नॉट द सेम। मतलब सपोज अगर ये बैटरी है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मैंने मटेरियल लगाया, मतलब कुछ भी है,
दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब इस मोमेंट पर जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आफ्टर रिवर्सिंग इस पोलैरिटी दिस विल नॉट बी सेम, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अगर मैंने रिवर्स कर दिया और बाकी सब चीजें सेम है, तो इस टाइम पर जो आई है और इस टाइम पर जो आई है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफ से कैसे शो कर सकती हूँ, मतलब अब ऐसा होना चाहिए ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में आई हो लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई, दिस इज वी, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, बिफोर चेंजिंग द पोलैरिटी। नाउ आफ्टर चेंजिंग द पोलैरिटी इट विल बी लाइक दिस, it will be not in the same direction, same magnitude in the opposite direction। ये ऐसे जा रहा है, exactly same path तो follow नहीं किया backward direction में, so current is not equal in magnitude in opposite direction। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, हम पोलैरिटी किसमें चेंज कर सकते हैं, ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं डायोड, ठीक है। ये चीज हम डायोड में देखने को मिलती है कि वहां पर जो पोटेंशियल होता है हम उसको रिवर्स कर देते हैं, बाइसिंग करते हैं डायोड में, तो उसको रिवर्स करते हैं तो जो करंट फ्लो करने की डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है जो पहले था वो बाद में सेम नहीं होता है। तो ये चीज वहां से ऑब्जर्व की गई है, तो पता चला है कि ओम्स लॉ हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज इट्स लिमिटेशन नंबर 3। Third limitation is the relation between V and I, this is I, is not unique। As there is more than one V for the same current। मतलब जो हम रिलेशन बना रहे हैं दिस इज नॉट यूनिक बिटवीन V एंड I। अगर एक करंट की वैल्यू है, उस करंट की वैल्यू के लिए हो सकता है कि एक से ज्यादा वैल्यूज हो V की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उसके लिए एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनता है, लाइक दिस। अगर इस तरह से नॉन ओमिक की बात कर रही हूं, अगर इस तरह से बन रहा है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट, at this point I can see that value of V is different। ये ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट के लिए क्या मैं आर देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर V की वैल्यू अलग है और यहाँ पर V की वैल्यू क्या है, अलग है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने वैल्यूज फिक्स करी है या नहीं करी है, आप AC ले रहे हैं या DC ले रहे हैं, ठीक है। तो जो ये ए बी है दिस विल गिव यू पॉजिटिव रेजिस्टेंस and this PQ is giving you negative resistance। क्लियर है ये चीज, limitations of Ohm's law, और क्लियर और नॉट, yes और नो। अरे बच्चों बोल तो दो यार। किशन, गौरव, योगेश क्लियर। सो गए क्या, नींद आ गई मुझे लग रहा है तुम लोग को, है ना। यस मैम। नींद आ गई योगेश, उठ जाओ, 10:30 बज गए हैं, अभी तक सोओगे क्या। ओके क्लियर है गौरव।
Okay, so first limitation was Ohm's law is valid for a very large class of materials, but still there are some materials which do not follow Ohm's law. ठीक है? So this is in the case of good conductor, that in good conductor this relation is ceasing, मतलब ये relation break हो जाएगा. Okay? Next is if I reverses its polarities. I मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर तुम करंट मान लो इसको, मैं ऐसे लिख रही हूँ, I am reversing. If I am reversing polarity of the potential, then current produced will not be in the same magnitude as before. जो पहले था वो बाद में नहीं होगा polarity change करने के बाद में, ठीक है? So this is also its limitation. Number 3, that relation between V and I is not unique. V I का relation हमेशा same नहीं रहेगा. It will vary and for the there will be more than one value of V for the सेम करंट. एक ही करंट के लिए वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. अब पढ़ते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस. सो इट्स पॉइंट आर, नंबर 1 इज number of free electrons increases. In first case, number of free electrons increases, and due to heat, ions of the material vibrate with greater amplitude and collision between electrons and ions will become more frequent. So resistance of the material will increase with increase in temperature. ये वाली चीज क्लियर हुई? टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड ड्यू टू हीट आयंस ऑफ द मटेरियल्स वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड. जो आयंस हैं वो फिक्स्ड है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी नाउ and they will be try to move and they will collide with these fixed ions and with each other. So this collision will increase and collision बढ़ने पे वो अपनी kinetic energy क्या थोड़ा लूज कर रहे हैं. लूज करे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है और वो कम फ्लो कर पा रहे हैं. So that's why resistance of the material increases with increase in temperature. Is it clear now? ये वाली चीज is it clear or not? बोल दो यार. क्लियर मैम. नींद आ गई ना किशन तुझे? नहीं. नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या? नहीं. For a small temperature range like 100 degree Celsius, then resistivity of material. अब इसका एक फॉर्मूला आएगा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज गिवन बाय RT is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught, or rho T can be written as rho naught 1 plus alpha delta T. ठीक है, ये है. This is rho, this is R. मतलब, and what is rho? Rho तो मैं बताना भूल ही गई. Rho is resistivity. This is the property of metal. This is the property of a metal. ठीक है,
एक मेटल है, अब मेटल की खुद की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो कितना रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट कर सकती है, रेजिस्टिविटी, उसको हम, तो उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। एंड इसका आर के साथ क्या रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। So this is very important relationship. R is equal to rho L by A. So R is directly proportional to the length of the conductor and R is directly inversely proportional to the area of the conductor. ठीक है, अगर मैंने length बढ़ा दी है वायर की, it means resistance is also increasing, and if I have increased the area of the conductor, then it means resistance is डिक्रीज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, उनको प्रॉब्लम कम होगी। एंड इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियली, R is directly proportional to L by A, but this rho is the proportionality constant, R is equal to rho L by A, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ दिस रो मतलब रेजिस्टिविटी, एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। So if resistivity is rho, then conductivity is sigma. So sigma is equal to 1 by rho actually. जितना ज्यादा मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी इज rho and conductivity is sigma, and sigma is equal to 1 upon rho. Is it clear? Resistivity and conductivity, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की, कितनी वो कंडक्टेंस अलाउ कर सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज प्रॉपर्टी इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, सो दिस फॉर्मूला दैट रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर। अब मान लो आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन ली, उस एक आपने टेम्परेचर ले लिया, मान लो रूम टेम्परेचर ले लिया विच इज 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पे आपने रेजिस्टिविटी मेजर कर ली कि इस वायर की कितनी रेजिस्टिविटी है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब शॉर्ट रेंज लाइक 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद वहां पर देखेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस है और कितनी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। सो एट द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, दिस इज नोन एज रो नॉट, और आफ्टर इंक्रीजिंग मतलब this is T1 and this is T2. So T1 is equal to 23 degree Celsius. Then at that time, this resistivity will be known as rho naught, and at temperature T2 is 100 degree Celsius, and then at that temperature that is rho T, or we can call it rho, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा टेम्परेचर पे। So this rho is the function of temperature. अगर मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, so this is function of temperature. It means it is dependent on the temperature, and this relation is rho naught into 1 plus alpha. Alpha क्या है यहाँ पर? Alpha is coefficient, ठीक है। This is coefficient of the temperature. Temperature coefficient है, ये एक constant value होती है, ये आपको given होती है, इसको आपको find out करने की कोशिश नहीं है, ठीक है। एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टी नॉट इज 23 एंड टी इज इक्वल टू 100, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट विल बी गिवन इन द डाटा, एंड रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट द इनिशियल टेम्परेचर विच इज 23 डिग्री। अब इसमें चेंज, टेम्परेचर चेंज करने पे कितना चेंज आया वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज द फाइनल relation that rho t is equal to rho naught 1 plus alpha delta t. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड rho t can be higher or lower than rho at t naught. मतलब जरूरी नहीं है कि कम ही हो या ज्यादा ही हो,
टी नॉट से कम भी हो सकता है और टी नॉट से ज्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, दिस रेजिस्टिविटी। एंड सिमिलरली आई कैन राइट इट इन, जब रो और आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं आर को भी लिख सकती हूँ, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीज क्लियर है योगेश, किशन, ये चीज क्लियर है गौरव? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स में। कंडक्टर की हमने बात कर ली। इन सेमीकंडक्टर्स resistance decreases with increase in temperature. Resistance decreases with increase in temperature, and here alpha is temperature coefficient and this is negative. दिस इज नेगेटिव क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो वहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। एंड कंडक्टर्स के लिए वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, सो दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इन सेमीकंडक्टर्स इट इज डिक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, क्लास ओवर कर रही हूँ फिर मैं। ठीक है, तो ये स्लाइड्स आपको चाहिए क्लास वाली स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूं मैं? यस मैम। ठीक है, आई विल शेयर देन। ओके चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।